हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आज पढ़ाने वाला हूं आप सभी को एक नए टॉपिक के साथ। एक नया सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, नए स्ट्रीम के साथ, आपको मज़ा आने वाला है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था कि सर बीएससी जूलॉजी का एक सीरीज़ शुरू कीजिए, क्योंकि हम अभी जस्ट 12th पास आउट करके आए हैं और हमें ये थोड़ा जूलॉजी को समझना मुश्किल लग रहा है हमारे लिए। तो इसके लिए कुछ आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसको हम आसानी से चीज़ों को समझ सके। तो ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं वो बीएससी जूलॉजी का है और यहाँ पे हम इनवर्टिब्रेट्स को कवर करने वाले हैं। आरएल कोटपाल वाली बुक को हम कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। और टॉपिक है हमारा यहाँ पे आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इनवर्टिब्रेट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनवर्टिब्रेट वाला जो टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का एक छोटा सा सेइंग या एक उनकी बात को लेके चलते हैं। तो ईओ विल्सन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये एक लिटिल थिंग है जो पूरे वर्ल्ड को रन करती है। इन्होंने बोला अ लिटिल थिंग्स विच रन द वर्ल्ड। और ऐसा इन्होंने क्यों बोला? बिकॉज कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो पूरा लिविंग सिस्टम है, पूरा जो ये लिविंग वर्ल्ड है, इसको इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? लेट्स से कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, पूरा हमारा सिस्टम एक चेन को, एक जो लिविंग चेन है उस चेन को मेंटेन करता है, पूरे हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। क्योंकि लेट्स से हमने पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, वो तीसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, और लास्ट में क्या है, सबको डिग्रेड करने का काम कौन करता है? इन्वर्टिब्रेट्स करता है। तो ईओ विल्सन ने क्या कहा? लिटिल थिंग्स विच रन द वर्ल्ड, यानी छोटी वस्तुएं जो पूरे वर्ल्ड को चलाती हैं। ठीक है, क्यों चलाती है आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इनका नंबर ज़्यादा होता है, वैरायटी ज़्यादा है और ये हमारे इकोसिस्टम पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका नंबर ज़्यादा है, जिसकी वैरायटी ज़्यादा है और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा? हमारे पूरे वर्ल्ड को रन करेगा। अब हमें समझना है कि इन्वर्टिब्रेट्स क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स को। तो जनरली इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ये अभी अगर आप लोग अपने पीठ को पीछे की तरफ टच करेंगे तो इस तरीके कुछ बोनी स्ट्रक्चर आप फील कर पाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल। इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। यानी ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? ये कुछ इस तरीके के बोन्स होते हैं जिसके अंदर आपका बैकबोन या बोल सकते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इस तरीके के बोन्स को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो अब इस इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, क्योंकि जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट हो उसको हम इन्वर्टिब्रेट बोल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक छोटा सा बेंचमार्क यहाँ पे सेट किया कि क्या नहीं होना चाहिए? वर्टिब्रल कॉलम नहीं होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम यहाँ पर क्या करते हैं? बहुत सारे एनिमल्स को कंसिडर किया जा सकता है, चाहे उसकी साइज कैसा भी हो, उसका शेप कैसा भी हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा भी हो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा हो, हम सभी को कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही बेंचमार्क है यहाँ पे कि उसका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होना चाहिए। चाहे ऑर्गेनिज्म किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, कैसा भी फंक्शन परफॉर्म करता हो, कैसा भी उसकी मॉर्फोलॉजी हो, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा भी हो, हम उसको क्या मान लेंगे? इन्वर्टिब्रेट मान लेंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म किस ऑर्डर में डेवलप हुआ है, उस ऑर्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे सपोज करो कि हम बात करते हैं, अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? थैलोफाइटा आता है, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। सेम एज यहाँ पे क्या है? प्रोटोजोआ को हम मोनेरा, प्रोटोजोआ, इस तरीके से चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। तो लोअर से जब हम हायर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है, डिफरेंट फाइलम्स के बीच में जो
रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है या जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी डिफरेंट फाइलम्स के बीच में रिलेशंस को हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वर्टिब्रल कॉलम ना हो, तो हमने हर तरीके के एनिमल को यहाँ पे क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। सो इसके अंदर वॉर्म्स भी आ सकते हैं, बटरफ्लाइज भी आ सकते हैं, स्पॉन्जेस आ सकते हैं, कोरल रीफ आ सकते हैं, स्नेल आ सकते हैं, क्रैब आ सकते हैं, स्टारफिश आ सकते हैं और बतेरे बहुत सारे एनिमल यहाँ से आ सकते हैं। जहाँ से जब मैंने कुछ स्टारफिश को यहाँ पे आपको शो कर रखा है, ये क्या है, आपकी हनी बी है, ठीक है। ये हनी बी बेचारी उड़ने को तैयार है, इसको मैंने बंद करके लिए आपके लिए पकड़ के रख रखा है ताकि आपको देखो कि उड़ते हुए दिख रही है ये, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो जनरली क्या होता है, इन्वर्टिब्रेट एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइलम इंक्लूडेड होते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर अब तक हम लगभग 30 फाइला को इंक्लूड कर चुके हैं, 30 फाइला के को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल फीचर। एनाटॉमिकल फीचर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल फीचर, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, अब तक 30 फाइला ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हम जानते हैं अब तक, यानी अब तक हमें पता है कि टोटल इन्वर्टिब्रेट्स के कितने फाइला हैं, 30 फाइला हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बहुत सिंपल सा, इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट हो, यानी इस तरीके के बोन एब्सेंट हो। तो हम किस में आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, हम क्या हम वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं, कमेंट जरूर करके बताइए ताकि तो पता तो चले कि आपने क्या समझा है। अब हम बात करते हैं, अब एक बड़ा कॉमन टर्म है इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट। अब ये इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वही नॉन कॉर्डेट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जो नॉन कॉर्डेट्स है वही इनवर्टिब्रेट्स है। अब उन्हें यही नहीं पता कि इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। यूजुअली हम क्या मानते हैं कि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये दोनों टर्म क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या हो, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, क्या होना चाहिए, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होना चाहिए। अब ये नोटोकॉर्ड क्या चीज़ आ गई, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, जब ड्यूरिंग एनिमल्स का फॉर्मेशन होता है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो पूरे स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट करती है। यानी जैसे सपोज करो अगर ह्यूमन की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम में पीछे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या करता है, हमारे पूरे स्केलेटन को सपोर्ट करता है। तो ऐसा थिन रॉड जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम को सपोर्ट करे उसी को हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक थिन स्टॉक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच सपोर्ट आर स्केलेटन, ठीक है, इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अगर इस तरीके का थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अगर एब्सेंट है किसी में तो उसको, या नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो नॉन कॉर्डेट क्या हुए, ऐसे एनिमल जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। और जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो अब क्या है, दोनों का आपको डिफरेंस पता चल गया। जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट उसको क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट, उसको क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट। और जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट उसको बोलेंगे नॉन कॉर्डेट। तो अब डाउट आता है, क्या हम इनवर्टिब्रेट्स को नॉन कॉर्डेट बोल सकते हैं या नॉन कॉर्डेट्स को इनवर्टिब्रेट्स बोल सकते हैं। यूजुअली पहले हम क्या मानते थे कि ये जो आपके इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट है ये सिनोनिम है, यानी दोनों को हम बोल सकते हैं हाँ कि इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट होता है या नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट होता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि एक फाइलम है प्रोटोकॉर्डेट्स का, प्रोटोकॉर्डेट्स में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है लेकिन उसके अंदर क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट ऐसा फाइलम है जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तब उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स बोलेंगे।
लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है। तो जब वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। यानी प्रोटोकॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स बट दे आर नॉट नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स क्यों नहीं है, बिकॉज उसके अंदर ये आपका ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं एक लाइन कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स का मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, यानी ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इन्वर्टिब्रेट। जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स भी हो। इसका एक्सेप्शन या इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका प्रोटोकॉर्डेट्स हम बोल सकते हैं। तो होप आपको ये इन्वर्टिब्रेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जो इन्वर्टिब्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। उनके अंदर फॉर्म्स में डाइवर्सिटी हो सकती है, स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी हो सकती है, फिजियोलॉजी में डाइवर्सिटी हो सकती है, हैबिट में डाइवर्सिटी हो सकती है, हैबिटेट में डाइवर्सिटी हो सकती है। क्योंकि नंबर ज़्यादा होने की वजह से इन तरह की हमें क्या मिल सकती है, डाइवर्सिटी या डिफरेंसेस देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की। तो जनरली आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जनरली हमारे अर्थ पे जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उसमें से 95% क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स है। यानी अराउंड 1.2 मिलियन स्पीसीज किसके हैं, इन्वर्टिब्रेट्स के हैं, जो अर्थ पे मिलते हैं हमारे पास। और बाकी जो बचते हैं 5% वो क्या है आपके, सिर्फ वर्टिब्रेट्स है। यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, इन्वर्टिब्रेट्स का होगा, क्योंकि ये कितने हैं, 95% है। अब साइज की बात करते हैं कि अब डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जनरली क्या है, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक से होके, मतलब माइक्रोस्कोपिक यानी जिसको इतने ज़्यादा छोटे कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप पड़ जाए, और इतने बड़े भी हो सकते हैं जिनको हम नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे स्क्विड की बात करते हैं, स्क्विड की हाइट लगभग 16 मीटर तक की होती है। और वही अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम जनरली हमारे आरबीसी का 1/5 होता है, 1/5 ऑफ आरबीसी होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है। तो ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है। ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, यानी साइज छोटा बड़ा दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं शेप की। तो जनरली क्या है, यहाँ पे शेप भी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। तो जनरली मैंने कुछ शेप मेंशन किए, जैसे कि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स इर्रेगुलर शेप के हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा। कुछ प्लांट लाइक हो सकते हैं, लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स। रिबन शेप हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैटवर्म। वर्मी फॉर्म हो सकते हैं, एनालिड्स और निमेटोड्स। स्टार शेप के हो सकते हैं, जैसे स्टार फिश पीछे देखा था हमने। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब होता है कि बॉडी को किस प्लेन से काटें कि वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो सिमेट्री के बेसिस पे अगर हम बात करें तो प्रोटोजोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब किसी एक प्लेन पे काटेंगे तो वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। रेडियल सिमेट्री हो सकता है, यानी रेडियल का मतलब होता है किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एसिमेट्रिकल का मतलब कि किसी भी प्लेन से काट लो, हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। स्पॉन्जेस कैसा होता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है या रेडियल सिमेट्रिकल हो सकता है। सीलेंट्रेट रेडियल सिमेट्री हो सकता है। रेडियल का मतलब होता है अगर ये है तो इसको मैं किसी भी प्लेन से काट लूँ, इसको मैं क्या है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। बाय रेडियल का मतलब किसी दो ही प्लेन से काटने पे क्या है कि उसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। हेलियोजोआ और रेडियल एरिया में क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री मिलता है, यानी इसको स्फेरिकली काटेंगे तो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिमेट्री के बेसिस पे डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, कि वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, उसके बेसिस पर अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। कि बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स की मदद से क्या करते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। जैसे प्रोटोजोन्स या स्पॉन्जेस या सीलेंट्रेट्स की बात करें तो इनमें डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है, यानी डायरेक्टली सेल से क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, और डिफ्यूजन के थ्रू ही सारे गैसेज इन और आउट होते हैं यहाँ पे, ठीक है।
एनालिड्स की बात करें तो एनालिड्स में जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म के ऊपर क्या होगा, मॉइस्ट स्किन होता है। ये मॉइस्ट स्किन मतलब हेल्प करता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बीच में, ठीक है। इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं तो डर्मल ब्रैंकी और ट्यूब फीट की रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो आपको उसको याद रखना है। इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स में क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब हो गया, ठीक है। सी क्यूकम्बर की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्री होता है, और हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म की, ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं। तो अगर वही मैं बात करूँ प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, तो इनमें क्या होगा, डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सिंपल क्या है यहाँ पे, ये डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा। फ्लैटवर्म्स की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल प्रेजेंट होगा। एनिलिडा और मोलस्का की बात करें तो इसके अंदर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा। इंसेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, ये तो 6 हमने देखी। इसके अलावा अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें कि इसमें और कौन कौन सी डाइवर्सिटी हो सकती है, तो डाइवर्सिटी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कैसे हो सकती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस में हो सकती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बेसिस में कैसे कैसे हो सकती है कि कुछ यहाँ पे जो एनिमल है उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कुछ में सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कुछ में पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन के बिना ही मतलब कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल पार्थेनोजेनेसिस बोल सकते हैं। तो ये मोड ऑफ किसके बेसिस पे हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हो गया। नंबर्स के बेसिस पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, आपके यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस के बेसिस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो ये क्या है, इन तरीकों के बेसिस से क्या हो सकते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली हम डिफरेंस देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होते हैं। इन वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम क्या हो, एब्सेंट हो। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट हो, या फिर बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो। यहाँ पे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, ठीक है, या बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे हम यहाँ पे डील करेंगे कि क्या क्या दोनों में मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्री की। अब क्योंकि ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री, बायरेडियल, ये सब क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, मिल भी सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, बायलेटरल, यानी किसी एक ही प्लेन से काटने पे वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो सिर्फ एक ही प्लेन यानी सीधे प्लेन से काटेंगे तो ही उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मेटामेरिज्म की बात करें तो मेटामेरिज्म, यहाँ पे मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्रेगमेंट्स मिलना। इस तरीके से आपने अर्थवर्म को देखा होगा तो अर्थवर्म में इस तरीके से फ्रेगमेंट्स होता है, बॉडी इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंट्स ऐसा प्रेजेंट होना। तो इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन, सूडो मेटामेरिज्म हो भी सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, बट वर्टिब्रेट्स के अंदर ट्रू मेटामेरिज्म या बॉडी सेगमेंटेड होती ही होती है। पोस्ट एनल टेल की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होगा, ठीक है। एनल टेल का मतलब कि टेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि इनकी बॉडी ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो सकता है, प्रोटोप्लाज्मिक से ऑर्गन सिस्टम तक ये जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में हमेशा ऑर्गन सिस्टम होगा। जर्म लेयर की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, बट ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑलवेज ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम की बात करें, सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर होल, ठीक है, या गैप। तो ये एसिलोमेट भी हो सकते हैं, सूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं, ट्रू सिलोमेट भी हो सकते हैं। लेकिन
वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, हमेशा ट्रूली सिलोमेट होते हैं, ठीक है। लिम्स की बात करें यानी हाथ पैर की बात करें तो फॉर्म फ्रॉम द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स मिलके बनते हैं। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड क्या होगा, एब्सेंट होगा, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। गट की पोजीशन बात करें तो गट कहाँ है, डोर्सल पोजीशन, डोर्सल का मतलब बैक पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ होगा, वेंट्रल पोजीशन, वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रल बैक, इसमें कहाँ होता है, वेंट्रल यानी आगे की तरफ होता है, इसमें पीछे की तरफ होता है। नेक्स्ट फेरेंजियल गिल सीट की बात करें तो फेरेंजियल गिल सीट क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, प्रेजेंट एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट एनस की बात करें तो ये क्या होगा, लास्ट सेगमेंट से ओपन होता है, और ये क्या होगा, बिफोर लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट से पहले ऑप्शन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन होता है, हो सकता है क्लोज हो सकता है, या एब्सेंट भी हो सकता है। ओपन का मतलब क्या है कि ब्लड को डायरेक्टली एक बड़े से चैम्बर के अंदर हम पोर कर देते हैं, जैसे कॉकरोचेज में होता है। क्लोज का मतलब जैसे हम में होता है कि आर्टरीज वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। ह्यूमंस में या वर्टिब्रेट्स में क्या है, क्लोज सिस्टम ही होता है, ध्यान रखना है। हार्ट की बात करें यहाँ पे डोर्सल हो सकता है, लेटरल हो सकता है, डोर्सल का मतलब पीछे हो सकता है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, वेंट्रल पोजीशन में होगा, ठीक है। डोर्सल ब्लड वेसल्स फ्लो एंटीरियरली, आगे की तरफ होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ फ्लो होगा। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा में एब्सेंट होता है, यहाँ पे रेड ब्लड्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस गिल या ट्रैकिया के थ्रू हो सकता है, यहाँ पे गिल या लंग्स के थ्रू होगा। नर्वस सिस्टम इसमें सॉलिड होता है, यहाँ पे हॉलो होता है। ब्रेन की बात करें, अबव द फेरिंग्स या एब्सेंट होगा, डोर्सल फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स के पीछे की तरफ होगा, हेड में होगा, ठीक है। नर्व कोड की बात करें तो डबल हो सकता है, वेंट्रल हो सकता है, गैंग्लिया होती हैं इसके अंदर, यहाँ पे सिंगल होगा, विदाउट गैंग्लिया होगा, ठीक है। सेगमेंटल नर्व की बात करें तो डोर्सल होगा, डोर्सल का मतलब पीछे, वेंट्रल रूट्स आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रल रूट सेपरेट नहीं होता। ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, डोर्सल एंड वेंट्रल रूट सेपरेट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल ज़्यादातर पाया जाता है, यहाँ पे सेक्सुअल ज़्यादातर पाया जाता है। रीजनरेशन की पावर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे प्लेनेरिया की बात करते हैं, उसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में रीजनरेशन लगभग नहीं होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं बॉडी, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर सके। और ये क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब कि क्या है कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा, जो कंपैरिजन हम कर रहे थे, डाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे थे, ये सब किसके बारे में बात कर रहे थे, इनवर्टिब्रेट्स में कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो था हमारा एक बेसिक जो हमने अभी डिस्कस किया, ये सारा का सारा इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बेसिक था। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और बताइए कि ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं ये आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ गिव अस फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।